सोच कब सच में बदल जाएगी खबर भी नहीं लगेगी। तो सकारात्मक सोचने में और देर क्यों करनी। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ साथियों, ये सोच ही है जो हमें सुखी या दुखी रखती है, या कहें कि हमें सुखी या दुखी महसूस कराती है। और इस सोच पर नियंत्रण रखना भी एक ही काम है। जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, उतना ही मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि आप जो भी सोचेंगे वही बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे वही पालेंगे। सभी विद्वान, सभी विचारक और महापुरुष यही बात कहते पाए जाते हैं। मन ही सबसे पावरफुल चीज़ है। पूरे मन से कही गई बात ज़रूर पूरी होती है। सुना होगा आपने भी, सुना है ना। और ये सुनकर कई सवाल मन में उठते हैं। बहुतों के मन में आता होगा, फिर दुनिया में ये इतने कष्ट क्यों हैं, क्यों कोई दुखी होता है, क्या कोई अपने मन में दुख या तकलीफ मांगता है, क्या सभी सुख और केवल सुख ही नहीं चाहते, केवल संतुष्टि। फिर सभी के मन की मुरादें क्यों पूरी नहीं होती, क्यों ये तमाम दुख हैं, ये अतृप्ति है, क्या है ये फिर। क्या ये जो सभी विद्वान या महापुरुष लोग कहते हैं वो गलत हैं, गलत कहते हैं, या फिर कुछ गलती हमसे ही कहीं हो रही होती है, कुछ चूक हो रही होती है। इस बात को समझने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। इस घटना को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि चूक कहाँ हो रही है। वीडियो पूरा देखिएगा, आज आपको एक ऐसा मंत्र मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में शांति, सुकून और सेटिस्फैक्शन सब आ जाएगा। तो वो मंत्र और वो घटना तो मैं सुना ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप भी तो कुछ कीजिए ना। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा धन्यवाद। तो ये किस्सा है पंकज नेगी का। उन्होंने ये मुझे सुनाया था। बात उस समय की है जब मैं अपना करियर शुरू कर ही रहा था। शायद 2 या 3 साल हुए होंगे मुझे जॉब करते हुए। संडे मेल में नहीं, द पायनियर अखबार में मैं काम करता था, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। फुल ऑन मज़े के दिन थे। ज़्यादा पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझा था नहीं और अधिकांश समय ऑफिस में ही बीतता था। काम करने में पूरा मज़ा भी आता था। तो वहाँ डीटीपी डिपार्टमेंट में एक सज्जन थे, पंकज नेगी। हम उन्हें पंकज भाई कहकर बुलाते थे, क्योंकि हमारा काम डीटीपी डिपार्टमेंट से लगातार पड़ता रहता था। जिन लोगों को थोड़ा भी प्रिंटिंग या न्यूज़पेपर ऑफिस का आइडिया है वो लोग जानते होंगे डीटीपी के बारे में। मैं अभी उस डिटेल में ना जाकर सीधे अपनी बात पर आता हूँ, पंकज नेगी के वाक़ये पर आता हूँ। वे हमेशा दुखी और परेशान दिखाई देते थे, अपने जीवन से परेशान, घर परिवार से दुखी, ना घर पर चैन, ना ऑफिस में, ना बाहर, सब जगह कोई काम करने की कोशिश करते उनका वो काम आराम से हो नहीं पाता था। किसी से मदद मांगते, कोई मदद नहीं उन्हें मिलती थी। परिवार में पत्नी और माँ स्थायी रूप से और पत्नी हर दूसरे दिन बिस्तर पर रहती थी। बच्चे नहीं थे, ये उनको अलग दुख था। कभी अस्पताल के चक्कर, कभी घर का काम, इस चक्कर में अक्सर ऑफिस लेट हो जाते थे और ऑफिस में बॉस से फिर ऐसे में झाड़ भी खाने को मिलती थी। ऑफिस के काम में गलतियां होती थीं। कई सालों से तरक्की नहीं हुई थी, इस कारण काम में भी उनका खुद का मन नहीं लगता था। सर पर लगातार कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा था। नौकरी छोड़कर और कुछ और कामकाज करने की कोशिशें भी की, पर उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। मतलब ये कि जिस काम में हाथ डालते, सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी हो जाती थी। उनके जीने का सारा उत्साह खत्म हो गया था। कई बार तो उनको आत्महत्या करने का मन करता था। ये बात अक्सर वो अपने खाली वक्त में हम लोगों को बताया करते थे। और दिन ब दिन उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कोई उसमें निजात या कोई कमी नहीं आ रही थी। उनके किसी ज्ञानी दोस्त ने उन्हें सलाह दे दी कि भाई, तेरे दुखों का कारण तो हमें नहीं मालूम, पर उसका निवारण हम तुम्हें बता सकते हैं कि तुम किसी बाबा से मिलो और उनसे कोई मंत्र सिद्ध करा लो। ये बाबा लोगों के पास कई तरह के मंत्र होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, अनेक तरीके के उपाय ये कर देते हैं। और देखो, हर बड़ा आदमी वो कोई ना कोई बाबा के संपर्क में रहता है और उन्हीं के कहे के अनुसार अपने सारे काम करता है। तो तुम भी किसी बाबा से मिलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सुनकर पंकज भाई के बिल्कुल दिमाग में बैठ गई बात कि हाँ, मुझे किसी बाबा से ही मिलना चाहिए। और वो तमाम हर जगह जहाँ भी कोई खबर मिलती कि हाँ वहाँ बाबा है, उनके पास जाते और अपनी परेशानियों को, दुखड़ों को सुनाते और कहते कि भाई कोई मुझे उपाय बताइए, कोई रेमेडी दीजिए। और बाबा लोग भी अक्सर कोई उपाय बता देते, कोई मंत्र दे देते और अपनी दान दक्षिणा लेकर अलग, पर उनका काम नहीं हो पाता था। उनके कष्ट वहीं के वहीं थे, दुख वहीं के वहीं थे।
उल्टा और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ रही थी क्योंकि वो उसमें भी पैसा खर्च करने लगे थे। तो जिसने जो टोना टोटका बताया, जो कहा, पंकज भाई ने सब किया, पूरे मन से किया, पर रिजल्ट वो उल्टा और ज़्यादा परेशान थे। अब फिर किसी ने उनको सलाह दे दी कि तुम भाई घर में हवन करा लो, ज़रूर कोई नेगेटिविटी तुम्हारे घर में है, किसी ने कुछ करा दिया है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उन्होंने हवन भी करवा लिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा अब और परेशान थे। उनको रातों को अब नींद नहीं आती थी, आंखों के नीचे काले धब्बे या घेरे बन गए थे। और फिर वो एक दिन ऑफिस से गायब हो गए। काफ़ी दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। मैंने भी पायनियर को छोड़कर एक दूसरे अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड को ज्वाइन कर लिया था। और कई साल बाद किसी कॉमन फ्रेंड के घर में जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो वो एक अलग ही आदमी दिखाई दे रहे थे। पता चला वो अब अपने उसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि तमाम बाबाओं से मिलने के बाद, हर तरह की रेमेडी उपाय वगैरह करने के बाद जब मेरे हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं बिल्कुल निराश हो चुका था और मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि अब मैं किसी दिन बिल्डिंग की छत पर जाकर और छलांग लगा दूंगा, सब दुखों से मुक्ति। पर तकदीर में कुछ और ही लिखा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि आज का आनंद लेना चाहिए, आज में जीना चाहिए। पंकज भाई आगे बताने लगे कि हुआ यूँ था कि उस दिन मैं बहुत परेशान था। घर पर कर्जा देने वाले चक्कर लगा रहे थे लेने के लिए। बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना था, उस चक्कर में ऑफिस देर से आया। बॉस ने लेट आने पर अलग से झाड़ सुना दी। दिन भर से खाना नसीब नहीं हुआ था। ऐसे में ऑफिस में ही एक साइड में उदास और निराश सा बैठा हुआ था कि हमारे न्यूज़ एडिटर भटनागर सर थे ना, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे इशारा करके अपने केबिन में बुला लिया और मुझे बस ये कह दिया कि मुझे अपना पता दो, मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हारे घर आऊँगा, थोड़ा फ्री रहना। मैं और घबरा गया। घर की हालात कुछ ऐसी थी और ऊपर से उनके बारे में सुना था कि वो इस लाइन में आने से पहले मनोविज्ञान के प्राध्यापक रह चुके थे और वो कुछ ऑरा रीडिंग करते थे। आपके मन की बात बिना कहे सब कुछ जान लिया करते थे और फिर कुछ ना कुछ उपाय भी बताते थे जिससे आपकी समस्या हल हो जाए। पर मेरे दिमाग में था कि अगर वो उपाय बताएंगे तो कुछ पैसे भी मांगेंगे और उपाय में भी पैसे खर्च होंगे और अब मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं एक भी रुपया खर्च कर सकूं। तो मैं उन्हें टालना चाह रहा था। पंकज भाई जैसे उस दिन को याद करते हुए से बोले कि वो सुबह सुबह उस दिन 7 बजे से कुछ पहले ही आ गए थे। सिर्फ पानी पिया, अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कुछ देर बैठे रहे, मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मेरी आंखों में झांकते रहे और फिर अचानक मुझे बोले कि मैं तुम्हें एक काम बताऊँगा, बोलो करोगे? मैंने डरते डरते कहा, सर मेरे पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। या उन्होंने मुझे बीच में ही काट के मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे कोई छोटी मोटी फ़ीस लेने वाला नहीं था, मैं तो कुछ बड़ा सोच रहा था। ये सुन के मुझे और भी घबराहट हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं लेने वाला हूँ और ना तुम्हें कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बस एक मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन ये मंत्र तुम्हें पूरी ईमानदारी से और पूरे मन से बोलना होगा। और अगर तुम ये दोनों बातें कहते हो कि हाँ मैं ईमानदारी से पूरे मन से इस मंत्र का जाप करूँगा, तो मैं तुम्हें ये मंत्र दूँ। बोलो बताऊँ? ये सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक लौट आई। मैंने हाथ जोड़ते हुए उन्हें कहा, आप जो भी कहेंगे मैं बिल्कुल करूँगा, बस आप मुझे मेरे कष्टों से, मेरे दुखों से मुझे छुट्टी दिला दीजिए, निजात दिला दीजिए। पंकज भाई बोलते बोलते इमोशनल हो रहे थे। सुना है आप तो सबके मन की बात जान लेते हैं, मैंने उन्हें कहा था। हाँ मैं मन की बात जान लेता हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ, वरना तुम कुछ गलत करने का विचार कर रहे थे और कुछ गलत कर लेते। ठाकुर जी ने शायद इसीलिए मुझे तुमसे मिलवाया है। अब मैंने बिल्कुल मन ही मन तय कर लिया था कि जो भी भटनागर सर कहेंगे मैं ज़रूर करूँगा। वो कैसे जान गए मेरे मन की बात? वे वाकई पहुँचे हुए जानकार हैं, किसी बाबा से कम नहीं। बिना पूछे बिना कहे मेरी स्थिति जान ली। भटनागर सर ने मुझे कहा, तो सुनो, अगले 7 दिन तक तुम्हें ये एक मंत्र दोहराना है और वो मंत्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बस तुम्हें ये दोहराना है। मैंने बहुत अचरज से पूछा, बस ये तो मैं कर लूँगा? उन्होंने कहा, हाँ बस यही, और तुम इसे कर भी सकते हो, कर भी लोगे, और जब चाहे तब कर सकते हो, चलते फिरते, काम करते, या अलग से बैठकर कुछ देर ध्यान लगाते हुए, बोलते हुए कर सकते हो। केवल एक शर्त है। मैंने उन्हें देखा। क्या?
तब उन्होंने बताया था कि बस एक शर्त है कि ये मंत्र बोलते हुए तुम्हें सांपों के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम्हारे मन में सांपों का ख्याल आ गया इस मंत्र को बोलते हुए तो ये मंत्र प्रभावी नहीं होगा। मैं क्यों सांपों के लिए सोचने लगा? मैंने मन में ये सोचा था और मैंने उनको कहा कि सर मैं बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं ठीक वैसे ही करूँगा और इस मंत्र का जाप करूँगा 7 दिन तक। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तुम्हें भी काम होगा, ऑफिस पहुँचना होगा, मुझे भी कुछ और काम है। ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए उठे और चले गए। और मैं बड़े जोश के साथ, बड़ी उत्साह के साथ, मुझे लगा कि बस मुझे कुछ खजाना सा मिल गया है। बड़े जोश के साथ बोलता रहा, उस मंत्र को दोहराने लगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ये बोल ही रहा था, दोहरा ही रहा था कि अचानक मेरे जहन में सांप का ख्याल आ गया। मैंने एकदम सर झटक के उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं फिर से वही मंत्र जाप करने लगा, लेकिन अब तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने सांप जैसे आ गया। घर में बेड के नीचे मुझे सांप दिखाई देने लगे। ये क्या हुआ? सांप तो मैंने कभी देखे नहीं यहाँ। मैंने फिर सर को झटका देकर वो ख्याल अपने मन से निकाला और अपने मंत्र पर फोकस करने लगा। लेकिन जाने क्या हो रहा था, मन में सांपों का डर सा बैठ गया। मैं बोल तो रहा था कि मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन मन में, दिमाग में बार बार सांप अपना फन उठा रहे थे। मैं घबराकर झटपट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन सारे रास्ते जैसे ही मैं मंत्र पढ़ने लगता या बोलने लगता कि मैं खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे दिमाग में सांपों की बात आने लगती। मुझे जैसे हर जगह सांप दिखाई देने लगे थे। कुछ कारण समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले तो कभी मैंने सांपों के बारे में सोचा तक नहीं था। ऑफिस में बैठकर जब मैं काम कर रहा था, कंप्यूटर पे टाइप कर रहा था, तो भी सारे वर्ड्स में, सारे लेटर्स में मुझे छोटे बड़े सांप दिखाई देने लगे। यकीन मानो इतनी गलतियां हुई कि मुझे बॉस ने छुट्टी दे दी, जाओ तुमसे काम नहीं होगा। जितना मैं कोशिश करता कि मुझे सांप से मन हटाना है, उनके बारे में नहीं सोचना है, उतने और ज़्यादा सांप मुझे दिखाई दे। अब मुझे लगभग हर चीज़ में सांप ही सांप दिखाई देने लगे थे। और सच बताऊं, अगले कई दिन मेरे सिर्फ और सिर्फ सांपों के बारे में सोचते हुए निकले, जबकि मैं पूरे मन से चाहता था कि मैं सांपों के बारे में ना सोचूं और सिर्फ अपने मंत्र पर फोकस करूं। लेकिन जितना अधिक मैं ऐसा सोचता, उतने ही अधिक मुझे सांप अपने आसपास दिखाई देने लगे। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं कई दिन तक दफ्तर नहीं आया था और फिर कुछ दिन बाद, परेशान होने के बाद, मैं फिर भटनागर सर से जाके मिला और उनसे कहा, सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या माया है? आज से पहले तो मैंने कभी सांपों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब से आपने वो मंत्र दिया है और मैं कोशिश करता हूँ कि सांप के बारे में ना सोचूं, बस वही ख्याल बार बार लौट कर मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सर ये क्या हो गया है? कमल, भटनागर सर मेरी बात सुन के कुछ नहीं बोले, बस थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, पंकज जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ के बारे में सोचोगे कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग उस चीज़ की तरफ भागेगा, तुम्हारा मन उसकी तरफ भागेगा। इसलिए जितना तुम अपने दुखों से दूर भागने की कोशिश करते हो, तुम्हारे दुख तुम्हें और घेरते हैं। दरअसल होता यह है कि ये सोचकर कि हमें इससे दूर होना है, हम उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तुम दुखों से दूर होना चाहते हो, लेकिन हमेशा दुखों के बारे में सोचते रहते हो, दुखों का जिक्र करते रहते हो, और उससे क्या होता है, तुम और ज़्यादा दुखी होते हो। दबाव में आकर गलत निर्णय ले लेते हो और भी फंसते जाते हो। इसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तुम अपने दुखों से भागना छोड़ दो, तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हें सांपों के बारे में नहीं सोचना है। देखो फिर तुम्हें सांप नहीं दिखाई देंगे। समझ रहे हो ना? अच्छे और बुरे दोनों ख्याल हमारे मन के भीतर में हैं। बुरे ख्यालातों को रोकना संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो ये कि तुम अच्छे ख्यालों को बुरे ख्यालों से ज़्यादा बड़ा कर दो। अच्छी बात को और बड़ा करके सोचो और बड़ा करके बोलो। और कोई तरीका नहीं है अपने दुखों से निजात पाने का। और जिस समय तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी, तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तब तुम दुखी होना छोड़ दोगे। पंकज भाई ने एक लंबी सी सांस ली और फिर कहा कि उस दिन से मैंने अपने दुखों का रोना रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे समझ आती गई, समझ आई तो संतोष आया, संतोष आया तो खुशियाँ आईं। जब कभी मन कमज़ोर होता, मैं भटनागर सर से मिल लेता था। अच्छे लोग इसी दुनिया में होते हैं कमल। उनकी जानकारी और ज्ञान भरी बातों से मेरे मन का बोझ उतर जाता था। समय लगा, पर इतना सरल नहीं था। पर जीवन इतना ही सरल होता तो अलग बात थी।
इतना कहकर पंकज भाई खामोश हो गए। तो देखा, सुना आपने और समझा। सच कहूं तो समझ मुझे भी कुछ नहीं आया था उस समय। आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। ये अलग बात है कि हम उसको जाने अनजाने में यूज़ करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, पर अक्सर गलत तरीके से, जैसे पंकज नेगी ने किया। बिना समझे हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। मुझे तो समय के साथ सब समझ आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिचय होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नज़दीकी से जानने और सीखने का लगातार प्रयास भी जारी है। तो वीडियो अब हम समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। हम सुखी हैं या दुखी, ये मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि भटनागर सर की बात आप सब लोगों को भी समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिए और कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको अगर मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।